हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फैक्ट एंड स्टोरीज में। आज तक हमने बहुत सारे रॉबरी केसेस लाए हैं, लेकिन आज हम एक ऐसी केस लाए हैं जिसे सुनते ही आप चौंक जाएंगे। तो चलिए जानते हैं इस केस के बारे में। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ये दिसंबर का महीना था जब एक ट्रेन न्यू जर्सी से धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। इस ट्रेन में कई मिलियन डॉलर्स का सामान था। ये ट्रेन जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी वैसे ही ट्रेन की पटरियों पर कुछ लोग अंधेरे में इस ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही ट्रेन उनके पास आई वैसे ही उन्होंने इस ट्रेन के साथ भागना शुरू किया। भागते भागते वो इस ट्रेन के बोगी से लटक गए और धीरे धीरे उन्होंने इसके ताले तोड़ना शुरू किया। ताले तोड़ने के बाद वो बोगी के अंदर घुस गए। जैसे ही वो अंदर गए उन्होंने अपना काम करना शुरू किया। उन्होंने कुछ ही मिनटों में वो कई मिलियन डॉलर्स का सामान लूट लिया था और वो बिना कोई निशान छोड़े वहां से गायब हो गए थे। ये चोरी क्या पहले चोरी नहीं थी, ये कई सालों से चल रहे एक अपराध का निशाना था। इस चोरी को अंजाम देने वाली गैंग को कॉन्ड्रेल बॉयज नाम से जाना जाता था, जो अमेरिका के इतिहास में सबसे चतुर ट्रेन लूटने वाली गैंग जानी जाती थी। लेकिन सवाल ये है कि उन्होंने ये काम इतनी कम समय में कैसे किया और पुलिस ने इस गैंग को कैसे पकड़ा। 1990 में ये ट्रेन न्यू जर्सी से न्यूयॉर्क और आसपास के गांव के गोदाम में सामान पहुंचाने का काम करती थी। ये एक कॉन्ड्रेल नाम की कंपनी जो इस क्षेत्र में माल पहुंचाने के साथ ही साथ हजारों ट्रेन की देखरेख भी करती थी। इस ट्रेन में इलेक्ट्रॉनिक सामान, डिजाइनर कपड़े और कुछ कीमती सामान थे। रेल यार्ड में इतनी मालगाड़ियां थी कि इन सब पर नजर रखना मुश्किल था। यहाँ पर कई सिक्योरिटी गार्ड थे, लेकिन उनकी भी कोई सीमा थी। इसलिए इस गैंग को इन सारी कमजोरियों का फायदा उठाना आसान हो गया था। इस कॉन्ड्रेल बॉयज ने रेल सिस्टम की कमजोरियों की पूरी तरह से स्टडी की थी कि कौन सी बोगी में कीमती सामान है और ये ट्रेन किस टाइम पर निकलने वाली है, और तो और इसकी सुरक्षा व्यवस्था कब कम रहती है। ये गैंग कोई भी सामान नहीं चुराती थी, बल्कि वो कीमती सामान जिसका रिसेल वैल्यू ज्यादा हो ऐसे सामान चुराती थी। एक दिन इस गैंग को एक अच्छा चोरी करने का मौका मिल गया और उन्होंने 2 लाख डॉलर्स के टॉम हिल फिगर के कपड़ों की चोरी की थी। इस गैंग का मास्टरमाइंड एडवर्ड मॉर्गन वो जर्सी के ही इसी रेल की पटरी के साइड में पला बड़ा था। वो खेलते समय हमेशा इस रेलगाड़ियों को आते जाते देखता था और उनके बारे में सोचता था। एडवर्ड जब 20 इयर्स का हो गया तब वो अपने दोस्तों के साथ चोरी छुपे रेल यार्ड में जाता था। पहले तो वो छोटी मोटी चोरी करता था, लेकिन धीरे धीरे उसने इस रेलगाड़ियों की शेड्यूल को समझने की कोशिश की और उसने ये जान लिया कि रेलगाड़ी के कौन सी बोगी में कीमती सामान है और कौन सी रेलगाड़ी स्टेशन से कब निकलने वाली है। एडवर्ड ने एक दिन रेल यार्ड से ही एक रेडियो चुरा लिया था और उसी से ही वो इन रेलगाड़ियों के ड्राइवरों की बातें सुनता था और ये पता करता था कि कौन सी बोगी में क्या सामान है। इसी से ही वो अपने चोरियों को अंजाम देता था। एडवर्ड ने अपनी टीम धीरे धीरे बढ़ाई और हर एक को अपना काम सौंप दिया था। यही टीम को कॉन्ट्रेल बॉयज नाम से लोग जानने लगे। इस टीम में एडवर्ड ने एक अलग अलग टीम बनाई थी, जिसमें स्पॉटर्स जो ट्रेन की हर एक बारीकियों पर नजर रखे हुए थे, दूसरे जंपर्स जो ट्रेन आते ही उसके साथ सही टाइम पर भागकर ट्रेन में चढ़कर सामान चुराते थे, और तीसरे ये लोडर्स जो चुराए हुए सामान को दूसरे गाड़ी में लोड करते थे। मॉर्गन की सबसे बड़ी ताकत ये थी कि वो अपने प्लान के बारे में पहले ही किसी को कुछ नहीं बताता था, और दूसरी ताकत ये थी कि वो सुरक्षा में छेद ढूंढता था। जब रेल यार्ड में सिक्योरिटी बढ़ने लगी तो मॉर्गन ने दूसरा प्लान बना लिया। उसने चालू ट्रेन को ही निशाना बना लिया। मॉर्गन की टीम ने चलती हुई ट्रेन में इतनी बड़ी लूट की थी कि कॉन्ट्रेल बॉयज इतिहास के सबसे कुख्यात ट्रेन लूट में एक बन गई थी। मॉर्गन ने इस प्लान को बड़ी ही सावधानियों से किया था और उसी वजह से वो इतनी बड़ी लूट में सफल हो गए थे। उसने पहले ही चोरी करने के बाद भागने के रास्ते तय कर लिए थे। वो भागने के लिए ऐसी जगह को चुनता था जो सुनसान हो,
क्योंकि वहां उसकी टीम को आसानी से छुपने का मौका मिल जाता था। चोरी के बाद वो कोई भी सबूत पीछे नहीं छोड़ते थे, इसलिए उनको पकड़ना पुलिस के लिए नामुमकिन हो गया था। वो रेल यार्ड से ही चुराए हुए गाड़ियों का इस्तेमाल अपना चुराए हुए सामान ले जाने के लिए करते थे, ताकि किसी को कोई भी शक न हो। हर लूट एक पहेली जैसी होती थी जो बहुत ही सावधानी से सोची जाती थी, और यही वजह थी कॉन्ट्रेल बॉयज सफल होने की, और इसी वजह से ही इन्हें पकड़ना बहुत ही मुश्किल था। जब प्लान तैयार होता था तब टीम के सभी सदस्य सतर्क रहते थे। उनकी नजर रेलयार्ड की गाड़ियों पर होती थी, इसलिए वो विद्युत तार को निष्क्रिय करने के लिए जंपर केबल का उपयोग करते थे, ताकि बिना किसी मुसीबत के रेलयार्ड में वो आसानी से घुस सके। लेकिन जब समय के साथ रेलयार्ड के सिक्योरिटी वाले सतर्क हो गए, तब उन्होंने अपनी सुरक्षा थोड़ी बढ़ा दी। तब कॉन्ट्रेल बॉयज ने एक बड़ा कदम उठाया। वो ये था कि चलती हुई ट्रेन को लूटना। ये प्लान उनके लिए एक चुनौती देने वाला था, क्योंकि यहाँ पे छोटी सी भी गलती उन पर ही भारी पड़ने वाली थी। ये टीम ट्रेन की शेड्यूल और वैन की सही जानकारी रखता था, जिसे वो ट्रेन आते ही उसमें घुसकर अपना काम करते थे। वो उन इलाके में छुप कर बैठते थे जहाँ पुलिस की सिक्योरिटी कम हो, और जैसे ही ट्रेन आ जाती, जंपर्स उस ट्रेन के साथ भागकर उसमें चढ़ जाते। ये काम बहुत ही जोखिम भरा था, क्योंकि इसमें ट्रेन की गति और समय पर ध्यान देना बहुत ही जरूरी था। जरा सी भी गलती होती तो सब प्लान विफल हो जाता और किसी को भी चोट लग सकती थी। एक बार ये जंपर्स ट्रेन के अंदर घुसते तो वो इतनी तेजी से अपना काम करते थे कि अगला स्टेशन आने तक वो सब लूट कर लोडर्स तक पहुंचाते थे। लोडर्स फिर उधर खड़ी वैन जो रेलयार्ड से चुराई होती है उसमें भर देते हैं, ताकि किसी को कोई शक न हो। इस टीम ने काउंटर तकनीकों का भी इस्तेमाल किया था। जो स्पॉटर्स थे वो पुलिस और आसपास की गाड़ियों पर भी नजर रखते थे। अगर पुलिस आ भी जाती तो वो एक दूसरे को बताते और ट्रेन से कूदकर गायब हो जाते थे। इस दौरान वो कोई भी सबूत नहीं छोड़ते थे, जिसकी वजह से पुलिस को उनको पकड़ना बहुत ही मुश्किल हो गया था। कॉन्ट्रेल बॉयज की ताकत उनकी चतुराई थी। मोनगन जो इसका मास्टरमाइंड था, चोरी किए गए रेडियो का इस्तेमाल करके खुद को डिस्पैचर के रूप में पेश करता था। वो अपने टीम के सभी सदस्यों को ट्रेन की हर एक जानकारी देता था, जिससे उन्हें सब अपडेट्स मिलते थे। इस टीम की और एक बड़ी ताकत थी, वो ये थी तकनीकी का सही इस्तेमाल। मोनगन रेडियो पर खुद को डिस्पैचर बता के बात करता था और ट्रेन इंजीनियर्स को गलत जानकारी देता था, जिसे ट्रेन के सभी टाइम बदल जाते थे और उन्हें लूट करने का मौका मिलता था। एडवर्ड की इस चतुराई की वजह से वो पुलिस से 2 कदम आगे थे, जिससे वो हर एक चोरी को अंजाम दे रहे थे। ये रणनीति कॉन्ट्रेल बॉयज को सही मौके पर वार करने का मौका देती थी। वो पुलिस को चकमा देकर अपने हर एक प्लान में सफल हो रहे थे। मोनगन ने इस ऑपरेशन में अनक्रिप्टेड नेक्टर फोन भी शामिल किए गए थे। ये फोन आवाज की ट्रांसमिशंस क्रम्बल कर देते थे, जिससे उनकी बातचीत को इंटरसेप्ट करना नामुमकिन हो गया। ये कदम उनके लिए सही साबित हुआ। इससे उन्होंने और भी बड़े बड़े प्लान्स बनाना शुरू कर दिया। मोनगन का एक बायर्स नेटवर्क भी था। मोनगन ये डील खुद करता था। इसके बारे में उसकी टीम में किसी को भी ये जानकारी नहीं थी कि मोनगन ये चोरी का सामान आगे किसे बेचता था, और इसी वजह से पुलिस को चोरी किए हुए सामान का पता लगाना और भी मुश्किल हो गया था। मोनगन सिर्फ ब्रांडेड चीजों पर ही ध्यान देता था, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजाइनर कपड़े और लग्जरी आइटम। इससे उन्हें अच्छे खासे पैसे मिलने लगे और इस सफलता की वजह से उनकी पहचान और भी बढ़ने लगी। 1990 तक ये टीम को पकड़ना पुलिस के लिए एक चुनौती बन चुकी थी, क्योंकि एक तो रेल कंपनियों का बड़ा नुकसान और लोगों का दबाव हो रहा था कि जल्द से जल्द इस टीम को गिरफ्तार किया जाए। इसके बावजूद मोनगन ने अपना प्लान और भी ज्यादा सक्रिय कर दिया। उसने पुलिस से 2 कदम आगे रहने के लिए एक नए उपकरणों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। 1990 तक ये टीम अपने काम में बहुत ही परफेक्ट बन चुकी थी। 17 नवंबर 1919 में उनकी सबसे दुस्साहसी लूटों में से एक गवाह बनी। उसमें उनका निशाना एक ट्रेन थी, जिसमें $2 लाख के टॉमी हिलफिगर के कपड़े थे। हमेशा की तरह उन्होंने कुछ दिन पहले से ही अपना प्लान बनाना शुरू कर दिया था।
मोनगन ने रेडियो के जरिए सब इंफॉर्मेशन इकट्ठा की। उसने ये भी जानकारी हासिल की कि ट्रेन के कौन से बोगी में कीमती सामान है। मोनगन ने अपने सहकारियों को अपने अपने काम सौंप दिए थे। स्पॉटर्स जो पुलिस और ट्रेन पर ध्यान रखे हुए थे, जंपर्स जो ट्रेन का इंतजार कर रहे थे, और लोडर्स भी तैयार थे जो चोरी किए हुए सामान को वैन तक पहुंचा सके, और ड्राइवर जो इस सामान को इस इलाके से बाहर ले जाना था वो भी तैयार थे। रात के अंधेरे में जब ट्रेन आ गई वैसे ही जंपर्स तैयार हो गए। जैसे ही ट्रेन उनके इलाके में आई, उन्होंने बोगी के हैंडल्स पकड़कर उसका लॉक तोड़कर अंदर घुस गए। अंदर घुसते ही उनके सामने टॉमी हिल्स फिगर के बक्से पड़े हुए थे। उन्होंने जल्दी अपना काम करना शुरू किया। उन्होंने वो बक्से नीचे लोडर्स तक पहुंचाए। हर एक बक्से की कीमत हजारों डॉलर्स थी। स्पॉटर्स पुलिस पर ध्यान रखे हुए थी। कोई भी खतरे के संकेत मिलते ही वो अपने सहकारियों को सतर्क करने के लिए तैयार थे। मोनगन ने इस पूरी योजना में अनक्रिप्टेड नेक्टर फोन का इस्तेमाल किया था ताकि उसके सहकारियों को सभी जानकारी देकर सतर्क रखे। 10 मिनट के अंदर उन्होंने टॉमी हिल फिगर के 50 बक्से गायब कर दिए थे। जैसे ही ट्रेन अगले स्टेशन तक पहुंच गई, तब यार्ड के कर्मचारियों को ट्रेन की बोगी खाली दिखाई दी, लेकिन चोरों का कोई भी पता नहीं चला। इस चोरी की वजह से पुलिस और यार्ड के कर्मचारी हैरान हो गए थे। इस बात से ये पता चलता है कि कॉन्ट्रेल बॉयज कोई साधारण अपराधी नहीं थे। उन्होंने ऐसे साहसी डकैती को अंजाम दिया था और केवल चोरी हुए सामान के गैर मौजूदगी को सुराग के रूप में छोड़ दिया था। मोनगन और उसकी टीम के लिए ये चोरी बहुत बड़ी सफलता थी। इस वजह से कॉन्ट्रेल बॉयज पुलिस के हिट लिस्ट पर आ गए थे। उन्हें कुछ भी करके इस कॉन्ट्रेल बॉयज को सलाखों के पीछे लाना था और यही उनका अंत नजदीक लाने वाला था। पुलिस के इस डकैती के पीछे किसका हाथ है ये पता होते हुए भी पुलिस उन्हें पकड़ नहीं पा रही थी और वो उनके खिलाफ कोई भी ठोस सबूत जुटा नहीं पा रही थी। मोनगन का आत्मविश्वास और भी बढ़ता गया। ये डकैती बहुत ही जोखिम भरी थी। जरा सी भी गलती हो जाती तो ये गिरफ्तारी और दुर्घटना का कारण बन सकती थी। इसमें शारीरिक जोखिम बहुत थे। जंपर्स को ट्रेन के साथ भागना पड़ता था, जहां उन्हें एक हैंडल का सहारा होता था। यहाँ तो ड्राइवर और लोडर्स भी सुरक्षित नहीं थे। उन्हें तो सुनसान इलाकों से जाना पड़ता था। ये काम वो इसलिए करते थे कि उनको इसके बदले अच्छा मुनाफा भी मिलता था। एक ही लूट में उन्हें लाखों की कमाई मिलती थी। जैसे कि टॉमी हिल फिगर के चोरी में उन्हें एक ही रात में 2 लाख डॉलर्स का माल हाथ लग गया था। इससे उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। वो महंगी महंगी गाड़ियों में घूमने लगे, ब्रांडेड कपड़े पहनने लगे और तो और क्लब में भी जाने लगे। मोनगन तो अटलांटिक सिटी में जुआ खेलता था और उसमें कई सारे पैसे खर्च करता था। उनकी इन हरकतों से पुलिस भी बहुत ज्यादा हैरान हो गई थी। उनके बढ़ते प्रोफाइल की वजह से पुलिस के लिए एक प्राथमिकता बनाई थी। कॉन्ट्रेल बॉयज एक ऐसी अपराध जगह सफल हो गए थे जहां जोखिम और इनाम कुछ अलग नहीं थे। उनके अच्छे मुनाफे से वो एक सफल अपराधियों में से एक बन गए थे। 2000 में कॉन्ट्रेल बॉयज पुलिस के लिए एक बहुत ही बड़ी चुनौती बन चुके थे। उनकी इतनी बड़ी डकैती ने उन्हें हैरान कर दिया था। ये ऑपरेशन पुलिस के लिए एक जोखिम इनाम का फल था, क्योंकि वो कॉन्ट्रेल बॉयज के पास पहुंचने ही वाले थे। पुलिस ने एक ऐसा प्लान बनाया जो एक रात मोनगन और उसका साथी माइकल क्लब में आनंद ले रहा था और पैसे खर्च कर रहा था। तब पुलिस उस क्लब में सिविल ड्रेस में पहुंच गई, लेकिन मोनगन और उसके साथी को जरा से भी भनक नहीं लगी। जो मोनगन दूर दूर तक ऑपरेट करते थे और तकनीकों का इस्तेमाल करके पहचान से बचते थे, वो पुलिस के निगरानी को पहचान नहीं पाए। मोनगन जो इतने सालों से मास्टरमाइंड था, जो हर एक प्लान को सफल बनाता था, जो हर वक्त ये प्रयास करता था कि उसके साथी हमेशा वफादार और सुरक्षित रहे, लेकिन अब वो वक्त आ चुका था जो कॉन्ट्रेल बॉयज को गिरफ्तार कर सकते थे। पुलिस ने जल्द ही मोनगन और उसके साथी के साथ और भी टीम के सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके गिरफ्तारी के बाद कई मुकदमे चले। पुलिस ने सभी सबूत जुटाए और अदालत में पेश किए। हालांकि कई प्रयासों के बाद उन्हें पकड़ा गया था।
कॉनरेल बॉयज के आज तक के सभी डकैती उनके कौशल और साहस का एक सबूत थी। आखिरकार पुलिस ने उन्हें पकड़ने में जीत हासिल की थी। उनकी लूट ने ट्रेन अपराध में एक अमिट निशान छोड़ दिया था। इस कॉनरेल बॉयज की टीम पर कई आरोप लगाए गए थे, जैसे कि रैकेट हियरिंग, चोरी, साजिश शामिल थी। कुछ सदस्यों को कई वर्षों की सजा मिली, कुछ को जीवन भर की सजा मिली। हालांकि कॉनरेल बॉयज का अंत हो गया था और उनकी कहानी एक डरावनी याद दिलाने वाली बन गई थी। कैसे कुछ लोग कमजोरियों का फायदा उठाते हैं और पैसों के लिए किसी भी हद तक पहुंचते हैं। पुलिस भी अपना काम सही तरीके से करके किसी भी तरह उन गुनहगारों तक पहुंचते हैं। कॉनरेल बॉयज आज भी एक चेतावनी की तरह है। कोई कैसा भी अपराधी क्यों ना हो, हमारी न्याय प्रणाली उन्हें पकड़ने में सफल हो ही जाती है। कॉनरेल बॉयज के खिलाफ सबूत काफी मजबूत थे। पुलिस ने उनके खिलाफ निगरानी फुटेज, इंटरसेप्टिक कम्युनिकेशन और मुखबिरों की गवाही शामिल की थी। उनके टीम के 23 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने करोड़ों का माल चुराया और पुलिस को इतने वर्ष से मात दी और कैसे अपने प्लान्स बनाए थे। आखिरकार मॉर्गन को 13 इयर्स की सजा सुनाई और बाकी के सदस्यों को 5 to 12 इयर्स की सजा सुनाई। आखिरकार कॉनरेल बॉयज का अंत हो ही गया। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट करके जरूर बताइए।